10वीं क्लास के डियर स्टूडेंट, एक बात बता दें आपको कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये जो क्लासेस होने वाला है ना, ये सब के सब VVI क्वेश्चन है। इसमें आपको मिलेगा ज्योग्राफी के, इतिहास मतलब हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, मैथ के भी होंगे, मतलब सर्वाहारी सभी सब्जेक्टों को एक प्रकार के मार्गदर्शन है। 50 क्वेश्चन होगा, सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और जो लड़का ऑफलाइन क्लास में टेस्ट दिया था ना, उसका ये वही क्वेश्चन पेपर यहाँ है। तो इस आंसर के जरिए आप अपना आंसर शीट भी, अपना क्वेश्चन पेपर भी जांच कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बता देना किसका कितना नंबर आया है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखो, जो महात्मा का जो टेस्ट हुआ था ना, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें 50 क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो आपको पता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। तो एक का हो जाएगा डी, एक का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 नंबर देखो कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है। तो इटली और जर्मनी दोनों का दोनों यूरोप महादेश में आता है, यूरोप। सी आंसर होगा, 2 का हो जाएगा सी। 3 का क्वेश्चन होगा, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। किस देश के साथ हुई थी, पोलैंड। क्या बताएगा, पोलैंड की तुर्की के साथ हुआ था। एक बार देख लेना, ये कन्फर्म आंसर कहीं तुर्की दिखा रहा था, तो तुर्की होगा। इसका आंसर 3 का हो जाएगा ये। यदि आपको ये संदेह है तो एक बार विकिपीडिया पे जाइए, सर्च कर लीजिए। 3 का ए लगा देना। 4 का देखो, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। तो इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण होना था, और दोनों के विरोध में कौन खड़ा था, ऑस्ट्रिया। 5 का हो जाएगा सी। 6, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त करना चाहता था। किस पद पर नियुक्त मतलब चुनकर बैठाया था, प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट, मतलब राजा। रूस का सम्राट मतलब कहते हैं, रूस के जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। सही आंसर हो जाएगा बी, 7 के बी। 8 देखो, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कौन किया था। तो साम्यवादी शासन का सबसे पहले प्रयोग ना रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस। तो 8 का हो जाएगा ए। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। देखो लेनिन ऐसा मतलब विद्वान व्यक्ति है ना, इनका मतलब माथा, इनका शरीर अभी तक मास्को में रखा हुआ है, इनका शरीर। 1924 में इनका देहांत हुआ था, अभी तक है 1924 में होता। 9 का हुआ डी, 1924। बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक की क्रांति कब हुआ था, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में। तो बताओ कब हुआ था, फरवरी 1917 के नवंबर। देखो यहाँ भी 2 प्रकार के विवाद है, कहीं फरवरी 1917 देता है, 1917 तो कन्फर्म आंसर है 1917, लेकिन याद रखना अब नवंबर 1917 ईस्वी होगा यहाँ से। नवंबर 1917 10 हो जाएगा बी। एक बार इसे भी आप एक बार कन्फर्म देख लेना विकिपीडिया पर जाकर या फिर किताब में एनसीईआरटी में। तो सबसे ज्यादा हम ये देख रहे हैं, अगर ये आपके अनुसार होगा तो यही लगा देना, वरना हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे कौन ये है। इन दोनों में से कन्फर्म लगा देंगे। फिलहाल में 10 के लगा देना बी। दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं इनेमल। इनेमल दांत की सबसे ऊपरी परत होता है, जो सबसे कठोर होता है, इनेमल। 11 हो जाएगा बी। 12, मानव आहार के सबसे लंबा भाग कौन होता है। तो उसका नाम होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। न्यूक्लियस शब्द का खोज या शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन मतलब 13 हो जाएगा ए। 13 क्या ए। 14 देखो, पौधों में जो भोजन होता है ना, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो पौधा होता है, उस पौधा में भोजन किस रूप में जमा रहता है, एकत्रित किस रूप में होता है। तो बताओगे स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च। 14 हो जाएगा सी। 15, पौधा और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। चाहे पौधा हो चाहे कोशिका हो, इन सब के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। 15 को हो जाएगा बी। 16, पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है। इसमें हमेशा छोटी का मात्रा गायब हो जाता है, इसलिए इसे याद रखो। जब भी छोटी मात्रा गायब होगा तो वहां समझना कि पत रस नहीं उतना होता है, पित्त रस होता है। तो पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो बताएगा यकृत से, कलेजा से निकलता है और पित्त के थैली में जमा हो जाता है। तो पित्त रस कहाँ से निकलता है, यकृत से। 16 को हो जाएगा ए। निम्नांकित में से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम के क्या कार्य होता है, प्रोटीन को पाचन करना, प्रोटीन को पचाता है। सी आंसर होगा। 18, मुखगुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। देखो जब भी कोई आदमी भोजन करता है ना, तो भोजन करते समय मुखगुहा में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन हो जाता है।
तो गुहा में कौन सा पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, अर्थात हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन, मतलब इसमें से किस एक कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? मतलब ऊर्जा, कोशिका के ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ये होता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसके हो जाएगा बी, जो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। और इसके बी लगा दो, बी। द्विखंडन किसमें होता है? देखो, द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामेशियम में भी द्विखंडन होता है, और लिस्मेनिया में भी होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। इस सभी में होता है, बीस के लगा देना डी। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बोहलर ने किया था। बोहलर एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किए थे। ये 21 का हो जाएगा बी। 22, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या देता है? तो एथीन क्या देता है? C2H2 देता है, एथीन। इसका आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा सी, एथीन होगा। निम्न में से कौन से हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है? तो देखो, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दिखेगा, वही हाइड्रोकार्बन है। इसमें हाइड्रोजन कार्बन नहीं है, ये गलत है। इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। 23 का क्या होगा? बी। 23 का हो जाएगा आपका बी होगा, बी लगा देना। 23 के बी। 24, CHO अपक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? CHO किसका सूत्र होता है? एल्डिहाइड का होता है। CHO किसका सूत्र होता है? एल्डिहाइड का। 24 का हो जाएगा ए। 25 देखो, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? देखो, COOH किसका सूत्र होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है। इसका मतलब ये एक प्रकार का अम्ल है। सी आंसर हो जाएगा। 25 का हो जाएगा सी, 25 का सी। 26 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? देखो ध्यान से, सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक। 26 नंबर है कि 27 नंबर? हाँ देखो, सहसंयोजी यौगिक होता है CH4। CH4 मतलब मेथेन को बोलते हैं, मेथेन। 26 को हो जाएगा ए। 27, हाइड्रोकार्बन के 3 गो बॉन्ड किन में होता है? देखो, ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? उससे बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें तो सिंगल होता है, इसमें 2 दूना 4 दूना, इसमें भी, इसमें डबल होता है 3 दूना 6, इसमें सिंगल होता है 3 दूना 6 2 8, इसमें भी सिंगल होता है, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। एक हो गया, H डाल दो, हो गया 4 को पूरा। तो C2H2 मतलब कार्बोहाइड्रेट का 3 गो बॉन्ड किसमें होता है? C2H2 मतलब इसे क्या बोलते हैं? मेथाइन, एथाइन होता है, एथाइन। तो 27 के लगा दो डी, 27 के डी। 28 देखो, एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन लिखा है, एल्केन एल्काइन। तो C2H2 होता है C1CnH2n। इसका सही आंसर होगा 28 का हो जाएगा बी। एथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? एथाइल अल्कोहल का मतलब होता है जिसमें कार्बन की संख्या 2 हो, हाइड्रोजन 5 हो, OH। ये हो जाएगा बी, ऑप्शन सही होगा। 29 का हो जाएगा बी आपका। 1929 के बी होगा, बी। सीता के कुल कितने संतानें थे? सीता का 3 संतान, कैलाश, बिरजू, नारायण, 3 गो संतान। ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ए होगा, ए। 3 गो संतान, ए होगा। 30 के ए लगा देना। 31, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H12O11, C12H12O11। 31 के हो जाएगा सी, 31 के सी। यदि बहुपद, यहाँ से देखो आपका मैथ के क्वेश्चन होगा। यदि बहुपद इतना का शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? देखो, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। तो C/A का मतलब 5/1, ठीक है। और यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा, इसे भी लिख दो 5/1। तो 5 कितना होता है? 10। ओ माय गॉड, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? -B/A, C/A होता है। तो C/A का मतलब 5/1, अब 5/1 किसका होगा? 5 5 10 होगा। 10 ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन ही गलत है। तो 32 के कुछ भी लगा देना, इसका आंसर होगा ना 10 होगा। क्या होगा आंसर? 10 ऑप्शन नहीं है। 32 के सबको 1 नंबर दे देना, 1 नंबर फोकट में मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन सही है बट ऑप्शन गलत है। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। 35 को हो जाएगा सी। 34 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? देखिए, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। तो कौन नहीं है? सी हमारा बहुपद नहीं है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। 35 को हो जाएगा सी, रैखिक बहुपद। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? बिना घात वाले बहुपद को कहते हैं अचर बहुपद।
रैखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद को रैखिक बोलेंगे और बिना घात वाले बहुपद को अचर बोलेंगे, क्योंकि अचर में शून्य घात होता है। बिना घात के मतलब कौनो कुछ घात न रहे, कुछ का मतलब जीरो। तो जीरो घात किसका होता है? अचर का होता है। तो अचर बहुपद नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं लगाओ। 36 का लगा दो डी। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बोलते हैं। 37 को हो जाएगा सी। दूसरे क्वेश्चन आ गया ये। यदि अल्फा बीटा इतना के शून्य है तो अल्फा इंटू बीटा इसमें कौन सही होगा? देखो वही क्वेश्चन में है, ऊपर जो छोड़ा गया था फोकट में एक नंबर मिला था, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसका भी आंसर कितना होगा? 10 ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना फॉर्मूला होता है। अब देखो हमें कॉट चाहिए थी, माइनस इधर रहेगा, प्लस होगा, प्लस इधर रहेगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा होने ए का हो जाएगा कॉट उधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा एक ऑप्शन सही। 39 के ए होगा 40। यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा बराबर कितना होगा? तो अल्फा का मान निकाल कर यहाँ भर दो। 3 गुणा में, गुणा किसमें होता है? भाग में। 3 3 9 30 मर्द में कटा, यहाँ अल्फा का मान 30 भरो, साइन 30 के मान हो जाएगा। साइन 30 के मान कितना होता है? 1/2 1/2 1/2 कहीं है, देखो सही आंसर हो जाएगा सी। 40 के लगा दो सी। 41 नंबर देखो, कॉस 60 साइन 30 माइनस साइन 60 माइनस इंटू दिया साइन 30, इसका आंसर होगा 0। बदल कर हल करेगा ना तो इसका आंसर हो जाता है 0। 41 के लगा दो 0, सी लगा दो सी। आगे cos 11 बटा cosec 79, इन दोनों को योग करोगे 90, कोई भी बाटा होता दोनों का योग थीटा का 90 होता तो उसका आंसर होता है 1। 42 को हो जाएगा ए। 43 cosec स्क्वायर थीटा, इसे हल कर देते हैं, लंबा क्वेश्चन है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो इसे, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक इंटू कॉट होता है ना, माइनस में 2 और कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इतना होगा, इतना होगा। अब इतना होगा तो इसे क्या करोगे? इसमें देखो कौन ना के होल स्क्वायर होगा, इसे हल करोगे फाइनल तो यहाँ कोई सूत्र मतलब स्थापित नहीं हो पाया, संबंध स्थापित, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं होता है। यहाँ माइनस होता ना तो इसका मान 1 हो जाता। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसका ये जो हल करोगे फाइनल तो सबको साइन कॉस में बदलोगे तो फाइनल इसका मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, आई मिलेगा 1 साइन स्क्वायर होगा ना तो इसका लघुत्तम साइन स्क्वायर होगा, इसका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करेगा तो ये होगा कॉस बटा साइन स्क्वायर थीटा, सबका लघुत्तम साइन स्क्वायर थीटा हुआ। ये हो जाएगी 1 प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस कॉस। इतना द्वारा है, इतना ऑप्शन नहीं दिया है तो देखो ये भी ऑप्शन में उसके अनुकूल नहीं दिया है, इसके अनुकूल नहीं है। ये भी क्या करो 45 के 1 नंबर लिख देना, जो भी होगा 1 नंबर दे देना। वो रीजन क्या है कि इसके अनुकूल ऑप्शन में नहीं दिया, ये जिस दिशा में जा रहा है उस डायरेक्शन में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए 45 का 1 नंबर दे देना, क्योंकि ऑप्शन इसके अनुकूल नहीं है। यदि tan थीटा बराबर इतना तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा? देखो tan थीटा का मान 4/3 दिया है, मतलब लंब दिया है 4 और आधार दिया है 3, तो कोण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के हिसाब से निकालोगे तो sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कोण 4/5 हो जाएगा, इसका होगा आधार बटा कोण 3/5 हो जाएगा। 5 3 कितना होगा? 8/5 प्लस में दिया है यार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 × 16 3 × 9 हो जाएगा 25। sin थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, इसका होता है आधार बटा कोण, तो 5 5 का लघुत्तम 5, 5 से कम 5 और 4 3 कितना होगा? 7 हो जाएगा, 7/5 होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 46 देखो, 45 देखो, cos 48 माइनस साइन 42, इन दोनों का योग 90 हो रहा है, इसका मतलब घटा हो जाएगा 0। 45 का हो जाएगा बी। 46 देखो, cosec स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 35, इसका भी आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इन दोनों को कोणों का योग 90 हो रहा है ना, जब भी दो कोणों का योग 90 हो तुरंत याद रखना उसका आंसर 0 होता है। 46 का लगा देना ए। 47
इतना का मान निकालना है। ये देखो ये रूट में दिया है, देख रहे हैं रूट में ये कहलाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, और सेक स्क्वायर का वर्गमूल होता है सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा b। 47 के लगा देना b। 48 देखो सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80। इसका अगर बदलेगा मान, मतलब tan को कॉट में बदल दो, इसे लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, तो दोनों एक कैटेगरी का आ जाएगा, ठीक ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। एक बार हल कर लो। सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर छोड़ दो, सेक स्क्वायर 10 डिग्री। यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के साथ संबंध नहीं होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे, 80 आएगा, 90 में से 10 घटाएंगे, ठीक ना। tan है तो tan रखने दो, कॉट ना है कॉट है। अब यहाँ देखो सेक है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा 10, सेक स्क्वायर 10 माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है tan, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan स्क्वायर 10, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। सही आंसर हो जाएगा ए। 48 के ए लगाना। 49 tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा का मान है √3, मतलब इसके नीचे का 1 छिपाए तो ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो कौन कितना होगा, 3 2 3 में 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2। तो सेक थीटा करना क्या होता है, कौन बट्टा आधार, 1 बट्टा हो जाएगा √3। कौन बट्टा क्या होता है, कौन बट्टा आधार में होता है 2 बट्टा, कौन है ए है आधार ए है 2 बट्टा 1, 2 बट्टा 1 का मतलब है ये डी। 49 के लगा दो डी। और आखिरी क्वेश्चन है 50। यदि कॉसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। देखो कॉसेक थीटा फॉर्मूला होता है कौन बटा लॉन्ग, तो 17 है 8 है, तो आधार कितना होगा, 17 17 हाँ 289 होता है, 289। 8 8 64 घटा दो, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, ये बचेगा 225 के वर्गमूल होता है 15। तो फॉर्मूला होता है tan का लंब बट्टा आधार 8/15। सही आंसर हो जाएगा बी। 50 के लगा दो बी। तो ये रहा 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव बता दिया जाएगा, अगर कहोगे सब्जेक्टिव बताया जाए तो बता दिया जाएगा, ठीक ना। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अपना कमेंट सेक्शन में बताओ कितना हम नंबर हमारा आ सकता है, ओके।